नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका शहडोल डायरीज के इस लाइव स्ट्रीमिंग में। एंड शहडोल डायरीज में पहली बार है कि जब एक कार्डियोलॉजिस्ट यानी कि हृदय रोग विशेषज्ञ लाइव है हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। डॉक्टर जोगेश विशंदासानी जो बेसिकली हैं तो शहडोल से, लेकिन एट प्रेजेंट रायपुर में प्रैक्टिस करते हैं एंड मंथली आते हैं एक या दो दिन के लिए। और उन 2 दिनों के बिजी सेशन से ही हमने उनसे समय निकलवाया है और कहा है सर आप आइए हमारे इस लाइव सेशन में आइए और लोगों से जुड़े सवालों के, दिल से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए, उनके हृदय से, सेहत से संबंधित सवालों के जवाब दीजिए। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर जोगेश विशंदासानी जो आपके सवालों के जवाब देंगे। इन द मीन वाइल जब आप हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे, हम बहुत सारे सवालों पे इनसे बातें करेंगे। एक नॉर्मल हेल्थ से जुड़ी क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं, क्या क्या किया जा सकता है, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। हम ये सेशन एवरेज 1 घंटे का ले रहे हैं। अगर हमको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे तो हम इसको एक्सटेंड भी कर लेंगे, लेकिन अभी हम 7 से 8 बजे तक का सेशन लिए हुए हैं और इसके बाद हमको और क्वेश्चंस मिलते हैं तो विल मूव फॉरवर्ड। अब कैमरा मैं डॉक्टर साहब की तरफ करूंगा। एक स्मॉल इंट्रोडक्शन के बाद हम अपना ये सेशन स्टार्ट करेंगे, जब तक हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम देने के लिए शहडोल डायरीज पे। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जब एक हृदय रोग विशेषज्ञ आते हैं हमारे इस लाइव स्ट्रीमिंग में और जवाब देंगे दिल के सेहत से जुड़ी समस्याओं का और सवालों का जवाब। हम शुरू करेंगे, उससे पहले लोग जुड़ने लगे हैं, बहुत जल्दी ही जुड़ने लगे हैं, ऐसा शायद ही हुआ। हम एक नॉर्मल हम सेशन स्टार्ट करने से पहले प्लेस आउट कर देते हैं अपने फ़ोन को, सो मिसप्लेस नहीं होगा। यस सर, प्लीज़ योर वर्ड्स नाउ। नमस्ते, मैं डॉक्टर जोगेश विशंदासानी। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और अभी रायपुर में श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। ये मेरा होम टाउन है। मैंने लगभग अपनी 12th तक की पढ़ाई शहडोल में ही की हुई है। केंद्रीय विद्यालय में मैं पढ़ता था और इसलिए कहीं ना कहीं इस जगह से मेरा जुड़ाव बहुत है। यहाँ पे मेरे बड़े भैया और मेरी भाभी भी प्रैक्टिस करती हैं परमानंद हॉस्पिटल में, तो मैं यहाँ पे मंथली एक बार विजिट जरूर करता हूँ, इरेस्पेक्टिव की डेट्स को कैसे भी मैनेज करके। तो ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बाकी दिल की सेहत के सवालों को मैं दिल से जवाब देने की कोशिश करूँगा। सर सबसे पहले रवि कबीर पंथी जी नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार रवि कबीर पंथी जी। कीर्ति मिश्रा जुड़ गई हैं, नमस्कार कीर्ति जी। कीर्ति जी का सवाल भी आ गया है, सर अगर किसी को हार्ट के में वॉल्व में प्रॉब्लम्स हो तो क्या उनकी सांसें कभी टूट जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, दिल के वॉल्व्स, दिल में कुल मिलाकर के जो हम बेसिकली जो समझते हैं 4 वॉल्व्स रहते हैं जी। अगर उन 4 वॉल्व्स में किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पे वो दिक्कत जरूर करता है और वो जान के लिए खतरा भी हो सकता है, चाहे कोई मतलब किस स्टेज में है। इस बात पे भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। ओके। तो जनरली जैसे हार्ट के वॉल्व्स में जैसे दिक्कत रहती है तो सांस भरने का वजह ये रहता है क्योंकि फेफड़े से जो खून रहता है वो दिल की तरफ आता है और वो पूरे शरीर में जाता है, जो साफ खून रहता है। अगर इसके रास्ते में कोई रुकावट, जो वॉल्व्स का काम रहता है वो एक गेट की तरह करता है एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, तो वो एक तरफा खुलता है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, जैसे उल्टा बहने लगे, रुकावट आने लगे, तो एक तरफ पे खून का इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फेफड़ों में खून का जमाव होने लगता है और वो सांस भरने का कारण बन जाता है। अब जब सांस भरती है तो निश्चित तौर पे मरीज के दिमाग की कोशिकाओं में और शरीर के अन्य जगहों पे भी ऑक्सीजन की मात्रा की कमी आ सकती है और ये जान के लिए खतरनाक हो सकता है। इनका नेक्स्ट कमेंट भी आया हुआ है, मेरी मदर की सांसें बीच बीच में बात करते हुए टूट जाती हैं और 1 सेकंड में ही दोबारा शुरू हो जाती हैं। जी, इसका वजह यही है कि जब सांस उखड़ती है तो दिल की धड़कनें तेज रहती हैं और वो पूरा का पूरा जो खून रहता है वो फेफड़ों की तरफ जमाव ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ही वो एक आराम करते हैं तो ये खून का जमाव थोड़ा कम हो जाता है और फिर वो वापस से नॉर्मल सांस लेने लग जाते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर ऐसी समस्याएं आ रही हैं तो जरूर दिखाएं निकटवर्ती किसी हृदय रोग विशेषज्ञ को, ताकि उनका जल्द से जल्द इलाज किया जा सके और बेहतर इलाज किया जा सके और उसको ऑप्टिमाइज किया जा सके। कभी कभी इस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत पड़ती है तो डरे नहीं, बल्कि सर्जरी कराएं। अगर डॉक्टर कहते हैं कि दवाइयों के माध्यम से ही इसका इलाज मुमकिन है तो दवाइयों के माध्यम से उसका यथोचित इलाज करवाएं। इन्हीं का एक और कमेंट आया है सर कि आपके यहाँ पूरे टेस्ट की क्या क्या सुविधाएं हैं, मीन्स शहडोल की बात कर रही हैं अगर ये तो। जी जी जी, देखिए, मैं परमानंद हॉस्पिटल जो कि मेनली बच्चों का और गर्भवती महिलाओं के लिए या महिलाओं की समस्याओं के लिए जो अस्पताल है, उसमें निश्चित तौर पे कार्डियक पार्ट से भी काफ़ी चीज़ें, इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ब्लड टेस्ट से लेकर के ईसीजी एवं इको तक की सुविधाएं हमारे पास में है। जो सुविधा हमारे पास में वो नहीं है वो है ट्रेडमिल टेस्ट की सुविधा, जिसके लिए हम
प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसको भी अवेलेबल कराया जाए। और एक कैथलैब जो है, जो कि जिसमें अपन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी जैसे कार्यक्रम कर पाते हैं, वो शहडोल में फिलहाल उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इसको रखरखाव के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे की आवश्यकता रहती है। तो पहले वो सिचुएशन अभी शहडोल में नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से हम कैथलैब अभी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हैं। ओके सर, अगर मैं जानना चाहूँ, कीर्ति मिश्रा जी जो सवाल पूछ रही हैं इनके माता जी के लिए, क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और आपके लिए जो बेस्ट एडवाइस है आप इनको क्या देना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसे मरीजों के लिए जो मैं दवाइयों के इतर अगर कोई बात कहना चाहूँगा, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे मरीजों को नमक का सेवन कम करना चाहिए, पानी की मात्रा लिमिटेड रखनी चाहिए। 1.5 लीटर से ज़्यादा का पानी अगर मरीज पी रहा है तो वो निश्चित तौर पे फेफड़े में जमाव का कारण बन सकता है। और साथ ही साथ जो इलाज उनको जो बताया गया है, जो दवाइयाँ उनको दी गई हैं, उसको समयानुसार देते रहें। और महीने 2 महीने में या 3 महीने में एक बार इसको लेकर के रिव्यू जरूर कराते रहें। साथ ही साथ ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्या उन्हें किसी प्रकार की सर्जरी की आवश्यकता तो नहीं है। अगर है तो उसके लिए तत्काल प्रभाव से उसके कार्यक्रम में जुड़ जाए, क्योंकि वो उसके जीवन के लिए बहुत जरूरी हो सकता है। ओके, इन द मीनवाइल जैसे जैसे हमारे साथ लोग जुड़ेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे, हम एक नॉर्मल क्वेश्चन लेते जाते हैं। सर, आपने अभी जस्ट बोला कि इनकी माताजी के लिए सॉल्ट और वाटर के लिए कम हुआ। अगर मैं एक नॉर्मल एक एज अ लेमैन पूछूं, फॉर आवर हार्ट, हमारे दिल के लिए सॉल्ट और वाटर का मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, कम ज़्यादा कैसे होना चाहिए? मीन्स जी देखिए, WHO ने जो एक गाइडलाइन फिक्स की है कि एक हेल्दी एडल्ट को नॉर्मली 5 ग्राम सॉल्ट से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो 5 ग्राम सॉल्ट की अगर मात्रा को अगर आप समझेंगे तो ये लगभग हाफ टी स्पून से भी कम रहता है। ये पूरे दिन की है? ये पूरे दिन की है, एक व्यक्ति की जरूरत के लिए। तो सर हम तो इससे कहीं ज़्यादा ले लेते हैं। हम भारतीय लोग बहुत ज्यादा चटपटा खाने के आदी रहते हैं। मसाला ज्यादा डालेंगे तो नमक भी ज्यादा ही पड़ेगा उसमें। डेफिनेटली। तो अगर ये सिचुएशंस रहती है तो हमें इसके लिए थोड़ा सा प्रयासरत रहना चाहिए कि इसको कम से कम कर सकें। और ये बहुत जरूरी कारण होता है ब्लड प्रेशर बढ़ने का। इसको कम करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करने के लिए जो मैं पहले जो सलाह देता हूँ कि एडिशनल नमक को अवॉइड करें। एडिशनल नमक क्या होता है? जैसे कि आप सलाद खा रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, फल खा रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, आप पापड़ या अचार का इस्तेमाल ना करें, सब्जी में एक बार में जो नमक पड़ गया है, फीका लग रहा है, तो भी उसमें नमक ना डालें। इन सब तरीकों से आप शुरुआत जरूर कर सकते हैं। बाद में हम स्ट्रिक्ट सॉल्ट इनटेक को कम करने का तरीका के बारे में अपन 5 ग्राम की तरफ बढ़ पाएंगे। मीन्स एक तरीके से जो टेस्ट एनहांस करने के लिए रहता है सॉल्ट का यूजेज, वो हमको कम करना है। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। टेस्ट के लिए जो जो चीजें जैसे इस्तेमाल होती हैं, जैसे एक नमक रहा, दूसरा शक्कर, दोनों की दोनों खतरनाक रहते हैं। एक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है तो दूसरा डायबिटीज। ओके। तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। पानी की मात्रा को लेकर के हृदय के मरीजों में ही केवल कंसर्न रहता है, या गुर्दे के मरीजों में, या फिर कलेजे के जैसे लिवर की बीमारी में, किडनी की बीमारी में और हार्ट की बीमारी में ही थोड़ा संतुलित करना पड़ता है। वरना पानी अगर आप ज्यादा अगर लेते भी हैं, 3 से 4 लीटर 5 लीटर तक पीते हैं, तो वो कोई नुकसान नहीं करता है। आमतौर पर देखने को मिलता है कि लेडीज लोग वर्किंग लेडीज रहती हैं, वो वॉशरूम की सुविधा न होने के कारण कम पानी पीती हैं आमतौर पे जीवन में, तो उनको आमतौर पे लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे मरीजों को पानी का इंटेक ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए और निश्चित तौर पे ये भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उनके लिए वॉशरूम की उचित व्यवस्था हो सके, नहीं तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी फीमेल्स में कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अच्छा, कीर्ति मिश्रा जी कंटिन्यू कर रही हैं, शायद काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एंड दैट्स गुड, हम उसी लिए बैठे हैं। इनका नेक्स्ट कमेंट ये है, सर पानी अगर कम पीती हैं तो पेट साफ नहीं होता है और डॉक्टर ने पानी निकालने के लिए भी टेबलेट दिया था, पर उसे लेने से उनको वीकनेस आ जाती है, वीकनेस जैसी लगती है। जी, ये बहुत ही संतुलित किया जाना चाहिए कि जो पेशाब निकालने वाली जो दवाई है, जिसको डायूरेटिक्स कहते हैं, आमतौर पे जैसे लेसिक्स रहा, लेसिलेक्टोन रहा, या डाइटॉट प्लस रहा, टॉर्सिमेट प्लस स्पैनलेक्टोन की जो दवाइयाँ रहती हैं, तो इन दवाइयों को थोड़ा सा लेते वक्त में निश्चित तौर पे आप अपने डॉक्टर को भी ये बात बताएं कि ये मात्रा थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो रही है, हम इसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा मात्रा दवाई का कम कर सकते हैं, या फिर पानी का कम करके दवाई की मात्रा को भी और कम कर सकते हैं। ये सब तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरा और अहम चीज़ रहता है कई बार कि हम ऐसे मरीजों को चलने फिरने के लिए भी प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, पसीना निकलेगा, तो ऑब्वियसली शरीर में पानी की मात्रा भी कम होगी और जमाव भी कम हो जाता है। तो ऐसे मरीजों में अगर वो लोग चलेंगे भी तो उनको फायदा ही होता है, जितना वो चल सके। ऐसा नहीं है कि उनको एकदम कल से दौड़ लगानी है, ऐसा नहीं है। जितना उनकी क्षमता में हो उतना चलेंगे तो वो उनके जीवन के लिए, उनकी बीमारी के हिसाब से उनको उचित फायदा दे पाएगी। और तीसरा अहम बात कि अगर आपको ये दवाइयाँ लेते हुए भी प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित तौर पर आपको हृदय रोग विशेषज्ञ से इसके लिए सलाह लेनी चाहिए और आगे इसके सॉल्यूशन के लिए भी पूछना चाहिए कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या कोई ऑपरेशन के माध्यम से इसमें कोई फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके सर, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आ गया कि हार्ट हेल्थ के लिए वेट, हमारे बॉडी का वेट वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना होना चाहिए? एक BMI इंडेक्स वगैरह की बात अगर हम एशियन पॉपुलेशन में BMI जो रहता है, जो रिकमेंडेड है, वो 18 से 24 के करीब रहता है। इससे ज़्यादा अगर आप
आपका वजन है तो वो निश्चित तौर पे नुकसान करता है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेशर के रूप में आ जाता है, शुगर की बीमारी के रूप में आ जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के रूप में आ जाता है जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, या फिर कलेजे पे भी इसका असर पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन एसोसिएटेड लिवर डिजीज, जिसको अपन या स्टेटोहेपेटाइटिस, जिसको अपन मैश के नाम से जानते हैं। तो निश्चित तौर पे वजन का कम रखना बहुत जरूरी है, और वजन को हम 24 तक के BMI के रूप में रखते हैं। ठीक है, इसको कम करने के लिए कई लोगों के ये भी सवाल रहते हैं कि क्या सिर्फ खाना इंपॉर्टेंट है या एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है। खाना तो कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से मतलब सिर्फ आराम फरमाने वाले लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे लोग जिनका काम बैठे बैठे रहता है, वो भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा ना हो पाने की वजह से क्या होता है कि शरीर में कैलोरीज की रिक्वायरमेंट सिर्फ दिमाग चलाने के लिए बहुत कम लगता है। तो उन मरीजों को जो खाना जितना रहना चाहिए वो 1800 से 2000 किलो कैलोरीज तक का होता है। ये पर डे कंजम्पशन है, ये पर डे कंजम्पशन है, जो कि बहुत ज्यादा रहता है। अगर आप एक आम समोसे तक का भी देखेंगे, जो वर्किंग लोग रहते हैं वो कई बार 1 या 2 समोसे एक साथ ले जाते हैं, उस एक समोसे में भी करीब करीब 400-450 किलो कैलोरीज रहती है। मतलब अगर आपने 2 समोसे अगर आपने खा लिए हैं तो लगभग आपने 800 से 900 किलो कैलोरी, मतलब लगभग आपने 1/3 खाना आपने दिन भर का खा चुके हैं। तो आप ये सोचिए कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी कम है। आप इसे डाइटिंग के या खाना रोकने की प्रक्रिया ना समझे, आप इसको जरूरत के हिसाब से खाना लेने की तकनीक समझें। ओके, काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं लाइव सेशन में। मैं आप सबसे बताना चाहूंगा, ये Q&A क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। आपके दिल से संबंधित सवालों के लिए डॉक्टर जोगेश विशंदासानी, कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, आज इस लाइव स्ट्रीमिंग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपके दिल की हृदय से सेहत से संबंधित कोई सवाल है तो जरूर पूछें, आपको उसको जवाब देंगे। कीर्ति मिश्रा जी पूछ रही हैं सर कि आप शहडोल में कब कब रहते हैं, शायद ये आपसे मिलना चाहती होंगी, अपने मदर को दिखाना चाहती होंगी। जी, नॉर्मली मैं ये आखिरी शुक्रवार के दिन पे अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूँ। किसी कारणवशी में आगे या पीछे प्रोग्राम करता हूँ, पर आप अगर हॉस्पिटल, जैसे मैं परमानेंट हॉस्पिटल में विजिट करता हूँ, तो मैं वहाँ पे जो अवेलेबल स्टाफ रहता है उनको मैं डेट्स मंथ की शुरुआत में ही बता देता हूँ, और वो अगर आप अपना फ़ोन नंबर देके जाएंगे तो वो आपको इन्फॉर्म भी करके रखेंगे कि आप कब आ सकते हैं। एंड कीर्ति जी, आप शहडोल डायरीज पे भी अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे भी आपको जैसे ही सर आने वाले होते हैं शहडोल में, उसका अपडेट आपको मिल जाता है। वहाँ स्टोरीज में एवरीडे पोस्ट होता है सर यहाँ पे कब आने वाले हैं। सर, आप आज रुकने वाले हैं कि आज निकल जाएंगे? मैं निकलूंगा कल, बट मैंने सेशन आज मरीजों को देखने का सेशन सिर्फ आज ही, क्या कहते हैं, मैं कल मैं ओके, जुड़े रहिएगा। लाइट का थोड़ा सा इशू हुआ था, ब्रेक पावर कट हुआ था, एंड बैक, वी आर बैक, कोई बात नहीं। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर कि मुझे ब्लॉकेज के लिए बोला गया है और इसमें बाईपास सर्जरी कराने के लिए बेस्ट जगह बता रहे हैं, कहाँ पे होगा? देखिए, ये ऐसे तो मैं किसी जगह को इंडोर्स नहीं कर सकता हूँ जी। अवेलेबिलिटीज बाईपास, वो थोड़ा सा चालू होने में टाइम लग रहा है कि आपको कैसे चलना है, कैसे कूदना है, ये सब आपको पहले नहीं पता रहता, और आप लड़कपन में वो सब करते रहते हो और आप अपनी एनर्जी डिस्पोज ऑफ करते रहते हैं। जैसे जैसे आप बड़े होकर के आप थोड़े सोफिस्टिकेटेड होने लग जाते हैं, मिशन चालू करते हैं जिसमें आप थोड़ा सा चलना कूदना कम कर देते हैं, जो आपका लड़कपन रहता है वो चले जाता है। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत आगे ये भी होती है कि आपका बॉडी जो रहता है ग्रोइंग स्टेज में रहता है शुरू के दिनों में, जिसमें शरीर में जो भी आप खाते पीते हैं तो शरीर का विकास होता है। लेकिन 24 की उम्र में शरीर बढ़ता ही है, शरीर की रिक्वायरमेंट भी उस एज में जाकर कम हो जानी चाहिए, जो कि आपको इंटेक जो रहता है डेली का वो कम रखना रहता है। साथ ही साथ आप वर्कआउट्स अगर आप नहीं करेंगे तो ये बढ़ेंगे। और बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर आपका वजन बढ़ेगा तो बीमारियां तो आएंगी ही आएंगी। बीमारियों का आना हार्ट के ऊपर सीधे तौर पे अभी भी क्वेश्चनेबल है, इनडायरेक्टली जरूर पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज के माध्यम से, ब्लड प्रेशर के माध्यम से, या फिर कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मलिटी के माध्यम से शरीर की हृदय की जो रक्त की जो धमनियां हैं, जो आर्टरीज हैं, कोरोनरी आर्टरीज, उसमें जाकर के पट्टिकाएं जमा होने लग जाती हैं और उनकी वजह से ब्लॉकेज शुरू हो जाते हैं। ओके सर, एक क्वेश्चन ये है कि आपसे रायपुर में कब और कैसे मिला जा सकता है? मीन्स वो शायद आपको फॉलो भी करते हो, शायद आपके कई जगह विजिट्स रहते हैं, हाँ, तो उस हिसाब से पूछ रहा है कि रायपुर में आप कब मिल सकते हैं? जी देखिए, मैं रायपुर में मेरे से मिलने के लिए डेफिनेटली एक प्रायर अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स कई बार अवेलेबल रहते हैं, मेरे पर्सनल भी रहते हैं अवेलेबल, कई बार मेरे असिस्टेंट के भी नंबर्स अवेलेबल रहते हैं। आप कांटेक्ट करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको एक क्लियर कट आंसर और क्लियर कट डेट बता दी जाएगा। आप जब भी मेरे से मिलना चाहते हैं तो प्रायरली मुझे एक इन्फॉर्मेशन मेरे लेवल, मेरे एंड्स की तरफ से कंफर्म करा लिया करें और आप उस दिन अवेलेबल हो सकते हैं। निश्चित तौर पे ट्रेन की अगर आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली आपको रिजर्वेशंस कंफर्म चाहिए, तो डेफिनेटली आप मंथ के स्टार्टिंग में ही, मेरे मंथ के एंड तक के पूरे शेड्यूल डिसाइडेड रहते हैं, तो वो आप निश्चित तौर पे आपके क्लियर हो जाएंगे उसी दिन तक। एंड मैं आप सबको बता दूं, जैसा सर ने बताया कि लास्ट फ्राइडे
शहडोल का शेड्यूल रहता है, और अगर आप डेफिनेटली कमिश्नर ऑफिस या फिर सर्किट हाउस के सामने परमानंद हॉस्पिटल है, वहाँ पे अगर आप आके पता करेंगे तो डेफिनेटली आपको कंफर्म इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि डॉक्टर साहब कब आने वाले होते हैं। ओके सर, एक नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि एक्सरसाइज जो कि एक मींस हम बोले कि फिजिकल एक्टिविटी हमारे शरीर में कितनी ज़रूरी है फॉर नॉर्मल हेल्थ भी, और उसके बाद अपने हार्ट के लिए भी। देखिए, फिजिकल एक्टिविटी को मैं अगर क्लासिफाई करूं तो हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक रहता है एरोबिक एक्टिविटी, जिसको आप कार्डियो एक्सरसाइजेस के रूप में भी जानते हैं, जैसे कि रनिंग, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर एक्सेट्रा। और दूसरी रहती है वेट ट्रेनिंग, जिसमें आप मसल्स के मास गेन करने के लिए आप वर्कआउट करते हैं। नॉर्मली जो भी आप गेम्स खेलते हैं जो जिसमें पावर्स की जरूरत पड़ती है, दे आर लाइक अ वेट ट्रेनिंग। और जिसमें आपको रनिंग करना पड़ता है या फिर दौड़ भाग करनी पड़ती है, दे आर लाइक द कार्डियो ट्रेनिंग्स। ठीक है, अब हम ये बात समझ लीजिए कि ये है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का रोल कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी जब आपकी रहती है तो निश्चित तौर पे हार्ट आपका हेल्दी होता है। अगर आप ये समझेंगे कि दुनिया के बेहतरीन जो प्लेयर्स रहते हैं, जैसे टेनिस प्लेयर्स रहते हैं या फुटबॉल प्लेयर्स रहते हैं, उनकी नॉर्मली भी हार्ट रेट जो रहती है वो 50-60 के बीच में रहती है, कई बार इससे भी नीचे रहती है, क्योंकि उनके हार्ट इतने शानदार रहते हैं कि उनको एक आम आदमी को जहाँ पे 80 से 90 बार धड़कना पड़ता है, वहां पे इन एथलीट्स के में मरीज को 50 से 60 बार ही अगर दिल धड़क ले तो वो काम पूरा कर लेता है। सर, मेरा बिटवीन दिस क्वेश्चन है, मतलब एक नॉर्मल हम देखें तो 70-75 तो नॉर्मल एक बच्चे की या एडल्ट के रहते हैं, मतलब वो हार्ट 50 बार उनका पंप कर रहा है। हाँ। मतलब बीट कर रहा है मींस पंप कर रहा है, तो वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है कि उतने में काम निश्चित हो तौर पर जाता उनका है। हार्ट थोड़ा हमसे बड़ा रहता है और उसकी कैपेसिटी हमसे ज्यादा रहती है। यहाँ पे मैं इसी पे आगे पे और बढ़ूंगा कि तो फिर एक्सरसाइज क्या एथलेटिक लेवल पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसका जवाब है कि नहीं, एकदम आपको एथलीट बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप मॉडरेट एक्सरसाइज भी करते हैं तो भी वो आपका हार्ट के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि एक एथलीट के लिए रहता है। जैसे कि अगर आप 40 मिनट में 4 किलोमीटर अगर आप चलते हैं तो ये लगभग मॉडरेट एक्सरसाइज कैपेसिटी है। 40 मिनट में 4 किलोमीटर, ओके, मतलब हर 10 मिनट में अगर आप 1 किलोमीटर, मैं ये 40 मिनट और 4 किलोमीटर ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आप स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है। ये 30 मिनट में 3 किलोमीटर नहीं है, ये 50 मिनट में 5 किलोमीटर नहीं है, ये 40 मिनट में 4 किलोमीटर नहीं है। ठीक है, तो ये मॉडरेट एक्सरसाइज कैपेसिटी है, इतना आपको करना चाहिए वर्कआउट, तब आप कहेंगे कि आप इतनी स्पीड में और इतनी देर का कम से कम रहना चाहिए। इस इतना कुछ करने पे हम अपने हार्ट को हेल्दी, आपका हार्ट उतना ही हेल्दी रहेगा जितना एक एथलीट का है। इतना एक्टिविटी करने के बाद में, इसके बाद में अगर आप करते हैं तो 19-20 ही फर्क पड़ता है एक एथलीट के हार्ट में और आपके हार्ट में। मतलब जो मैंने इतनी सारी बात पहले जो बोली कि 50 बार धड़कता है, वो उसके हार्ट की कैपेसिटी जरूर बढ़ा दी, पर हार्ट को उतना सुरक्षित नहीं बनाया जितना कि एक आम आदमी का जो मॉडरेट एक्सरसाइज कैपेसिटी करके भी था, जिसकी जैसे 70-80 के हार्ट रेट वाले भी उतना ही हार्ट के पॉइंट से सेफ है जितना कि वो एथलीट सेफ है। तो उतनी एक्टिविटी करना जरूरी है। इसीलिए कई बार ये सवाल भी लोग पूछते हैं कि क्या एथलीट को फिर हार्ट अटैक कैसे पड़ सकते हैं? तो उनका हार्ट भी उतना ही सुरक्षित है जितना आपका है। सर, एक चीज और, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो सीढ़ियों चढ़ने की बहुत प्रैक्टिस या कंपटीशन जैसा कर लेते हैं, आधे घंटे में 20 माला 25 माला, और उनकी हार्ट बीट 120-30 तक चली जाती है। वो क्या सिचुएशन रहती है? इज इट गुड और सेफ? देखिए, सीढ़ी चढ़ना ऑब्वियसली एक्सरसाइज के पार्ट में थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, और सीढ़ी चढ़ते वक्त में निश्चित तौर पे मरीज को फायदा होता है क्योंकि हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो निश्चित तौर पे इसका बहुत बड़ा फायदा होता है। ड्रॉबैक इसमें यह रहता है कि जब आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आप अपने घुटनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब घुटनों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है तो घुटनों में वेयर एंड टियर की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा सीढ़ी चढ़ने और उतरने पे जोर देते हैं, उन लोगों के घुटने जल्दी खराब होते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप चढ़ते हैं या उतरते हैं तो जो घुटने का जो मूवमेंट रहता है वो वेट के आपके मूवमेंट पे होता है। तो जब वो घिसता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होता है। यहाँ पे वेट भी कंसिडर किया जा रहा है। वेट नहीं भी होगा तो भी आप एक एवरेज वेट 60 किलो 70 किलो तो लेके चल ही रहे हैं। ऑब्वियसली मोटे व्यक्ति को का घुटना जल्दी खराब होता है, ये तो जग जाहिर बात है। लेकिन जो लोग सीढ़ी ज्यादा चढ़ करके एक्सरसाइज कर रहे हैं वो जीवन के उस समय पे ये करेंगे जब उनकी उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाव की तरफ सोचना चाहिए बजाय उसको नुकसान करने के। इसलिए एक्सरसाइज किस तरीके से की जानी चाहिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले जो फिजिकल ट्रेनर्स जो कई बार सिखाते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो स्टैंडर्ड तरीका हो। आप पहले स्टैंडर्ड चीजें सीखें, उसके बाद में आप फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ आगे बढ़ें। इसलिए बहुत ज्यादा ट्रेडमिल करना भी एडवाइसेबल नहीं रहता है। रेदर देन मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि क्रॉस ट्रेनर बड़ा अवेलेबल रहता है। लोगों को बड़ा आसान लगता है कि भैया मैं हाथ चला रहा हूँ तो भी पैर चल रहा है, पैर चला रहा हूँ तो भी हाथ चल रहा है, ये तो बड़ी आसान हुई एक्सरसाइज। लेकिन आपको ये समझना होगा कि उसका जो एक ईजी मूवमेंट है यही अपने आप में एक एक्सरसाइज ही है, और आप अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप 10 मिनट से ज्यादा आप कर नहीं पाएंगे। तो ये आपकी एक्चुअली स्टेमिना बिल्डअप ही कर रहा है। सर, वन मोर क्वेश्चन, हार्ट पेशेंट को प्रोटीन दिया जा सकता है क्या? जी देखिए, बिल्कुल हार्ट के मरीजों को तो प्रोटीन बल्कि दिया जाना ही चाहिए,
क्योंकि उनके शरीर में ऑब्वियसली जब हार्ट की पंपिंग कम है या हार्ट के कैपेसिटी कम है तो निश्चित तौर पे शरीर के सभी भागों में ऑक्सीजन और जो खून के द्वारा जो प्रोवाइडेड जो न्यूट्रिशन रहता है वो कम जा रहा है, जिससे शरीर क्या होता है, थोड़ा कमजोर पड़ना शुरू होता है। इसलिए ऐसे मरीजों में जो वो रहते हैं, कई बार पेरिफेरीज काफी थिन आउट हो जाती हैं क्योंकि मसल लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो प्रोटीन देना हमेशा एडवाइसेबल रहता है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये वॉल्यूम ओवरलोड करना शुरू कर देता है, जैसे कि अगर हार्ट को अगर प्रोटीन आप ज्यादा लेंगे तो शरीर में पानी की मात्रा ज्यादा चाहिए रहेगी। तो जो मैंने पहले कहा कि पानी की मात्रा लिमिट करनी है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। सॉल्ट एंड वाटर की तरह ही ये निश्चित तौर पे वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये बहुत चीजें अपने जो डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं उसके तहत ही अपन को करना चाहिए। उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कई बार डाइटिशियन से अपने बॉडी के हिसाब से निश्चित तौर पर लिखवाएं कि कितना प्रोटीन आप ले सकते हैं, उस हिसाब से आप नेसेसरी प्रोटीन तो लेना ही है। ओके, मीन्स कुल मिला के आप जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उनसे कंसल्ट कीजिए कि प्रोटीन कितना लेना चाहिए, उसके बाद दीजिए। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीपी एंड शुगर ये हार्ट पे कितना असर डालते हैं और इन मतलब एक स्टैंडर्ड कंट्रोलिंग का जो रेशियोज हैं वो क्या है? देखिए, ब्लड प्रेशर और शुगर जो रहते हैं ये खुद से कोई लक्षण कई बार पैदा नहीं करते हैं। अगर आप शुगर मरीज से कई बार आप सवाल पूछेंगे या ब्लड प्रेशर के मरीज से तो बोलेंगे कि हमें 150-90 भी पता नहीं चलता है, हमें 160-100 भी पता नहीं चलता है ब्लड प्रेशर को। शुगर का मरीज कई बार बोलेगा मेरे 350 शुगर चल गया, मुझे कुछ असर ही नहीं हुआ, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि मेरे शरीर को कम शुगर करने की जरूरत है। कई बार इस किस्म के बेतुके जो लोग सोचते हैं, तो जो मरीज रहते हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये दोनों मिल करके ही हृदय के ऊपर असर करते हैं। ब्लड प्रेशर को काबू रखना हृदय की सुरक्षा के तौर पे बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली ब्लड तो वहीं से वहीं जा रहा है। आप ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो हृदय एक मोटर की तरह है, आपने सामने का पाइप संकुचित कर दिया, आप मोटर को मेहनत ज्यादा करनी है तो निश्चित तौर से मोटर जल्दी खराब होगी आपकी। ठीक है, ऐसी शक्कर के लिए भी है कि शुगर अगर आपने जरूरत से ज्यादा आपका डायबिटीज है और आप उसको कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित तौर पे ओवर द टाइम डायबिटीज ऐसा कोई शरीर का अंग नहीं है जिससे नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप ऊपर से शुरू करिए, आंख, नाक, गला, हृदय, फेफड़ा, कलेजा, गुर्दा सब खराब कर सकता है। तो इसलिए हाँ, शुगर इन कंपेरिजन टू ब्लड प्रेशर मैं ज्यादा घातक समझता हूँ। ब्लड प्रेशर को भी कहीं भी मैं डिमीन नहीं करूंगा, उसकी भी अपनी कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, तो वो हर कुछ कर सकता है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नॉर्मली मैं एडवाइस करता हूँ कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 140-90 के नीचे होना चाहिए, और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि ये ब्लड प्रेशर आप लोग घर पे नापें। एक जमाना था जब लोगों के घर में थर्मोमीटर होते थे, आज जमाना आ गया है कि आपके घर में बीपी का मशीन और शुगर का मशीन होना चाहिए। जैसे आप टेम्परेचर मॉनिटर करते हैं वैसे ही आपको ब्लड प्रेशर भी मॉनिटर करना चाहिए, शुगर भी आपको वैसे ही मॉनिटर करना चाहिए। रादर 35 साल की उम्र के बाद में तो हर आदमी को अपना 6 महीने में एक बार तो अपना शुगर टेस्टिंग कर ही लेना चाहिए कि कहीं वो डायबिटिक रेंज में तो नहीं आने लग गया है। शुगर की वैल्यूज कैसे होनी चाहिए कि फास्टिंग शुगर जो रहती है 126 के नीचे होनी चाहिए, पीपी शुगर 200 के नीचे होनी चाहिए। ये डायबिटीज का क्राइटेरिया मैंने बोला। इम्पेयर्ड ग्लूकोज मतलब कि आपका जब अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप डायबिटीज हो सकते हैं तो 110 के ऊपर की भी शुगर और इवन 150 के ऊपर की भी शुगर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ओके सर, आप सभी लोग जो कोई लाइव जुड़े हुए हैं उन सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, आप अपने सवाल जो आपके दिल से संबंधित है वो पूछ सकते हैं। सर, अभी जो हमने समर सीजन गया, हमने देखा है कि द टेम्परेचर टचेस नियर अबाउट 54-55 और इस तरह की सिचुएशन में शरीर बेचैन होने लगता है। एंड 3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में आफ्टर कोविड एक दिन में सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, जब कोविड के बाद शमशान घाट में उस दिन सबसे ज्यादा क्रिमेशंस हुए हैं। टेम्परेचर कितना इफेक्ट डालेगा और हम फ्यूचर के लिए इसको कैसे कंसीडर करें? क्या ये अलार्मिंग है हमारे लिए? टेम्परेचर इन सेंस ऑफ हार्ट, या देखिए, डिहाइड्रेशन के रूप में निश्चित तौर पे जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आप आम गर्मी में जैसे 40 के ऊपर टेम्परेचर जाने लगता है तो आपको शरीर के जो वाटर लॉस है वो स्वेट के फॉर्म में बहुत ज्यादा होता है। अगर ये सिचुएशन है तो आपको जरूरी ये है कि आप दिन में कई बार पानी पिएं और कई बार हर किस्म के तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे कि नमक, छाछ का इस्तेमाल करना हुआ, नींबू पानी का इस्तेमाल करना हुआ। तो ये सब के जरिए आप शरीर में पानी की मात्रा की आपूर्ति बराबर करते हैं। ऑब्वियसली अगर गर्मी ज्यादा रही और आपके शरीर में पानी की मात्रा कम रही तो पहला नुकसान होता है कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर कम होना अपने आप में दिमाग को संपूर्ण मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा तो दिमाग के ऊपर असर पड़ सकता है। दूसरा चीज, खून गाढ़ा होने लग जाता है क्योंकि पानी की मात्रा कम है। ब्लड तो लगभग उतना ही रहेगा लेकिन उसको पंप करने के लिए हृदय को मेहनत करनी पड़ेगी। तीसरा चीज क्या है कि आपका जैसे गर्मी की वजह से जो ये कमी जो रहती है वो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहती है क्योंकि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट उस वक्त ज्यादा रहती है। तो हमें हर तरीके से शरीर की आपूर्ति का ख्याल रखना चाहिए। काम के सिलसिले में या काम करते करते पानी का सेवन न करना ये अपने आप में प्रॉब्लम है। गर्मी भी इंसान का एक तापमान सहने की एक क्षमता रहती है कि वो
40-42 डिग्री तक तो वो आसानी से कोप अप कर जाता है। जैसे 44 डिग्री 45 डिग्री के ऊपर होने लग जाता है तो शरीर का होम्योस्टेसिस बिगड़ना शुरू हो जाता है। शरीर आपका एक निश्चित तापमान मेंटेन कुछ हद तक कर सकता है पसीने के माध्यम से, उससे ज्यादा का टेम्परेचर वो भी पसीने के माध्यम से मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में मरीज को निश्चित तौर पर हीट स्ट्रोक के रूप में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें मरीज को जान को खतरा हो सकता है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम अपनी हार्ट हेल्थ को खाने पीने की कैसी हैबिट्स रखें जो हमारा हार्ट हेल्दी रहे? मींस ही इज टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट डाइट्स के रूप में। जी, तो देखिए डाइट्स में मैं नॉर्मली जो मेरे भी मरीज जो कई बार सवाल पूछते हैं कि डाइट्स में क्या लेना है, तो देखिए जो नट्स रहते हैं दे आर गुड फॉर हेल्थ। प्रोटीन्स के जैसे दाल रहते हैं, लेग्यूम्स रहते हैं। नट्स को अगर थोड़ा और आप बाइफरकेट कर देंगे तो अच्छा रहेगा। जी देखिए, जैसे आप आलमंड्स लेते हैं तो दे आर गुड फॉर यू, बट जैसे काजू वगैरह जो रहते हैं वो हाई कैलोरीज रहते हैं, तो उनमें जो इंग्रेडिएंट्स रहते हैं वो कार्ब्स के ही ज़्यादा रहते हैं। बल्कि जो अखरोट वगैरह रहते हैं इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह रहते हैं, ये सब हेल्पफुल रहते हैं अपने लिए। दूसरी चीज़ है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ रहती है कि लेग्यूम्स मतलब दालों का इस्तेमाल भी अच्छा रहता है, फायदेमंद रहता है। चौथी चीज़ जो रहती है कि नमक का मात्रा, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कम लेना है। स्वीटनर एजेंट्स का इस्तेमाल कम से कम करना है। जो आप सब्जियां जो खाते हैं, जो आप प्रिपरेशंस जो यूज़ करते हैं, उसमें आप ये एश्योर करें कि बहुत ही हाई चीज़ बर्डन्स ना हो। सेकेंडली क्या कहते हैं, जिस काइंड ऑफ ऑयल्स जो यूज़ करते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स या मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ही इस्तेमाल किया जाए। घी, डालडा, शुद्ध घी या डालडा का इस्तेमाल न किया जाए। तो ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। कई लोग आजकल कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीने लग गए हैं। कोल्ड ड्रिंक्स आर डेफिनेटली डेंजरस। कुछ लोग मेरे से आकर के अल्कोहल के बारे में पूछते हैं कि क्या अल्कोहल लेना डेंजरस है, और कहीं व्हाट्सएप से सीख के भी आते हैं कि भाई ये अल्कोहल इज गुड फॉर हार्ट। तो मैं उनका ये पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि अल्कोहल इज नॉट गुड फॉर हार्ट। प्रॉब्लम जो मिसनोमर है ये एक्चुअली वाइन से शुरू हुआ था। फ्रेंच पैराडॉक्स के घटना से हुआ था कि फ्रांस के लोगों में हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस कम मिल रहे थे, और उसका रीजन उन्होंने जो फाइंड आउट किया था वो वाइन्स थे, कि वाइन्स पीने की वजह से उनमें हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स कम देखने को मिले थे। बट ये एक्चुअली ऐसा नहीं था। वाइन्स केवल नहीं थे, दूसरा उनके यहाँ पे ऑलिव्स बड़े कॉमन मिलते थे, तो ऑलिव ऑयल वो लोग काफ़ी यूज़ करते थे। सेकेंडली जो चीज़ें रहती थी कि जो वाइन रहता है उसमें अल्कोहल नहीं बल्कि जो अदर फ्लेवोनॉइड्स रहते हैं वो हार्ट के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जो आपको अदर चीज़ों से भी मिल सकते हैं, तो वो आपकी बॉडी के लिए हेल्पफुल रहते हैं। तो ये सब अपन बेवरेजेस पे भी ध्यान रखें। मीठे बेवरेजेस कभी भी फायदेमंद नहीं रहते। फल सेगा अच्छा रहता है बजाय उसका जूस पीना। वो जूस में तो सिर्फ शुगर ही शुगर रहता है। जूस सिर्फ शुगर रहता है और वो एक तरीके से आपके ब्लड में शुगर की सुनामी लेके आता है। ओके सर, एक चीज और मैं पूछूंगा, ये मेरा पर्सनल सवाल है। एक ऐड आता था, तेरे दिल की बात में जानूं, हाँ, एंड इट्स समथिंग रिलेटेड टू ऑयल व्हाट वी यूज टू कुक, मतलब जो खाना पकाने का तेल, डालडा, या फिर जो आज बहुत सारे राइस ब्रांड तेल हो गए, सोयाबीन तेल, मूंगफली तेल, ये सारे तेलों में दिल के लिए कौन सा अच्छा है सर? देखिए मैं इसमें हमेशा एक चीज 3-4 चीजें हैं जिसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो तेल जमता नहीं बाहर पे वो नहीं जमता अंदर पे, वो नहीं करेगा प्रॉब्लम अंदर भी। ओके, जो बाहर नहीं जमेगा वो अंदर भी नहीं जमेगा। इससे टेम्परेचर से लेना देना है क्या कुछ? देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जो सैचुरेटेड फैट रहता है वो ही जमता है बाहर पे, ठीक है। गर्मी में वो तरल हो जाता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है वैसे ही वो जमने लग जाता है, तो वो नुकसानदायक रहता है। सैचुरेटेड फैट ही एथेरोस्क्लेरोसिस का या हार्ट में ब्लॉकेजेस का कारण रहता है। ये थोड़ा अगर मैं बात करूं समथिंग रिलेटेड टू डालडा एंड शुद्ध घी के लेकर के बात कर रहा हूँ मैं। ये शुद्ध घी भी दिक्कत करता है? बिल्कुल, फायदा उसका रहता है लेकिन कुछ लिमिटेड तक ही रहता है। मैं इसको कंसेप्ट को और थोड़ा आगे पे इनहेंस करूंगा। अपन पहले ऑयल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो ऑयल्स अवेलेबल रहते हैं जैसे मार्केट में सेफ्लावर, राइस ब्रांड, पाम ऑयल, व्हाटएवर, जो भी पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहते हैं इसलिए वो जमते नहीं हैं, वो सारे अच्छे रहते हैं। मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ऑलिव ऑयल वगैरह जो रहते हैं वो भी अच्छे हैं लेकिन बड़े कॉस्टली रहते हैं। उसमें 19-20 का ही फर्क पड़ता है सेफ्लावर या सनफ्लावर ऑयल्स या अदर ऑयल्स के कंपैरिजन में। मस्टर्ड भी बहुत अच्छा माना जाता है ऑयल, ठीक है। ग्राउंडनट ऑयल भी अच्छा रहता है। तो ये ऑलिव ऑयल इज वेरी गुड, बट 19-20 ही फर्क पड़ेगा आपका। उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी की जाती है लेकिन वो बहुत एकदम जबरदस्त भी नहीं है कि भाई आप सिर्फ कॉस्ट को आपको ध्यान में रखते हैं। कॉस्ट वाइज काफी हाई रहता है। कॉस्ट वाइज वो लगभग एक आम ऑयल के कंपैरिजन में 3 से 4 गुना महंगा रहता है। तो वो सबके बस की बात नहीं है। तो अगर आप एफोर्ड नहीं कर सकते तो ये मत समझिए कि आपका हार्ट उससे कम, इससे दिक्कत ना आ जाए। बिल्कुल आप यूज करिए नॉर्मल ऑयल्स भी। तीसरी जो अहम चीज है जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आप ऑयल्स यूज करते हैं तो जो ऑयल का यूसेज रहता है वो वंस एक ही बार करिए। आप उसको उसी में आपने फ्रिटर्स फ्राइज किए, आपने अपने पकौड़े तले उसमें और उसके बाद उसी को सब्जी में डाल दिया, ये नुकसानदायक है।
और ये ज्यादातर होता है। ये ज्यादातर होता है। रीयूज कम से कम करना चाहिए, क्योंकि रीयूज करने से क्या होता है कि ये ट्रांस फैट में कन्वर्ट होता है, जो कि नुकसानदायक होता है। इसीलिए क्या रहता है कि जब आप अगर आप समोसे अपने घर पे तलते हैं या आप बाहर से लेके आते हैं तो उसका ऑयल की क्वालिटी में फर्क रहता है, क्योंकि वो कई बार यूज हुआ ऑयल रहता है और ये एक ही बार यूज किया हुआ ऑयल रहता है। या एटलीस्ट अपने घर में तो आदमी 1 या 2 बार से ज्यादा इस्तेमाल कर भी नहीं पाता है, तो वो हमारे स्वाद को एनहांस कर दिया बाजार का, इसलिए रहता है। और लास्ट में एक मैं लाइन और कई बार ऐड करता हूं कि आप अपना तेल हमेशा 6 से 8 महीने में चेंज कर लें। ओके हाँ, ये मेरा रिकमेंडेशन है, क्योंकि और कई जगहों पे डाइटरी रिकमेंडेशंस भी इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि रिकमेंडेशंस का बेसिस कोई एकदम स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रीजंस नहीं है, बट ये कहते हैं कि आप हर टाइप के ऑयल्स के लिए वेल वर्स होने लग जाते हैं, इसलिए आपको ऑयल्स बदल के यूज करने चाहिए। जैसे आपने अभी 8 महीने सनफ्लावर यूज कर लिया, फिर बाद में आपने राइस ब्रांड यूज कर लिया या फिर सोयाबीन ऑयल यूज कर लिया, तो आप बदल के यूज करिए। ये रही ऑयल्स की बात। इसके आगे जाकर के जो मैंने एनहेंस करने की जो बात कही थी कि काफी समय से एक चीज का बड़ा चलन चल रहा है कि शुद्ध घी शरीर के लिए फायदेमंद है। हमें गलत जानकारी दी जा रही है कि शुद्ध घी नुकसान करता है। ऐसा नहीं है। जो इस कहानी के जो मूलभूत सत्य ये था कि कार्बोहाइड्रेट्स नुकसान ज्यादा करते हैं बजाय ऑयल के। तो अब कहानी का जो हमारा जो दुश्मन है उस पर फोकस चेंज हो गया है। आजकल हम कार्ब्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने लग गए हैं बजाय ऑयल्स पे, क्योंकि ऑयल्स केवल शरीर में खाने के रास्ते से नहीं जाता, वो इवन शरीर में ही बनता है। पर कार्ब का जाने का रास्ता हमारे शरीर में बाहर से ही रहता है। शरीर में एनर्जी बनाने का कोई तरीका नहीं है, वो कार्ब्स के द्वारा ही जाता है और वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है। तो कार्ब्स जो रहता है, रिफाइंड कार्ब्स आर द मोस्ट डेंजरस थिंग्स एवर इन द डाइट्स। अब आप इसका वो निकालेंगे कि इंटरफेरेंस क्या निकलेगा, तो समोसे में जो सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज है वो मैदान है, ना कि उसका ऑयल। ओके प्रकाश तिवारी जी जुड़े हैं सर हमारे साथ। तो उनका सवाल है, क्या बीपी के लिए शरीर का वजन जिम्मेदार है? जी, ये तो अपन ने पहले ही काफी डिस्कस कर लिया कि शरीर में वजन ज्यादा है तो बीपी तो बढ़ेगा ही। हार्ट को मेहनत उतनी ही ज्यादा करनी पड़ेगी आपके पूरे शरीर को खून देने में, और वो उसको उतनी ही ताकत से पंप करना पड़ेगा। अब उसको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी तो इसका मतलब है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आया सर कि ये शायद इंदौर अपोलो में कंसल्ट कर रहे हैं और वहाँ पे इनको वॉल्व चेंजिंग के लिए बुला गया है। तो मुझे लगता है कि ये तो वहाँ से कंसल्ट करने जैसी चीज है। नॉर्मलाइज आप बता दीजिए। जैसे ही अपने पुराने एक व्यूअर ने एक सवाल किया था कि वॉल्व्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मैंने भी एक रिकमेंडेशन दी थी कि भाई आप अपने डॉक्टर से बात करें, मेडिकली मैनेजमेंट करवाएं। और अगर आपके डॉक्टर बोल रहे हैं कि सर्जरी विल बी द अल्टीमेट आंसर, सर्जरी ही उसका आखिरी जवाब है, तो आप निश्चित तौर पर कराएं। डरे नहीं, बिल्कुल करवाइए। वो हो सकता है कि आपके लिए गेम चेंजिंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ हो, और अगर आपको एडवाइस किया गया है तो बहुत अच्छा रहता है कि कई बार आप करवा लेंगे तो आपकी उसके बाद में लाइफ चेंज हो जाती है। ओके सर, एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूँगा बिकॉज इशू आ जाएगा। उन्होंने अभी नया अपना ब्रांड चालू किया है जिसमें वो स्पेशली घी बनाते हैं और वो ऑनलाइन डिलीवरी ही कर रहे हैं। और वो बोलते हैं दैट घी इज़ द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ द घी, और दानेदार घी है उसमें, ऐसा बोलते हैं। और सबसे मेन चीज़, वो पर्सनली सुबह उठ के खाली पेट 1 चम्मच वो घी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। क्या बोलेंगे आप? मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बहुत बड़े हैं, लोग बात समझ गए होंगे। जी, लोग बात समझ गए होंगे, मैं तो खैर नहीं समझा, क्योंकि मैं इस टाइप के एड्स जनरली देखना पसंद नहीं करता। नहीं मतलब वो यूजुअली टीवी या उसमें नहीं आएंगे। ही इज अ वेरी बिग जाइंट यूट्यूबर और वो अपने चैनल के थ्रू ही कर रहे हैं। देखिए, साइंटिफिकली जो हम मानते हैं कि द साइंस इज द ओनली आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। जब तक वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है तब तक उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। द साइंस विल वैलिडेट द पॉइंट कि क्या उनके घी में वाकई में वो चीज है जो हार्ट को सुरक्षित कर सकता है, एंड उसके लिए प्रॉपर हाइपोथेसिस एंड प्रॉपर रीजनेबल मैकेनिज्म्स होने चाहिए। अदरवाइज आप अपने आप को ऐसी किसी चीज में ना डालें। मैं तो नहीं एडवाइस करूंगा कि आप किसी ऐड को देख करके, चाहे वो कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, कोई भी हो, कितनी बड़ी फर्म कंपनी हो, वो अगर आपके सामने एड्स प्रेजेंट, आप एक एग्जांपल समझ लीजिए, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स और बॉर्नविटास, ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं और उन्होंने बहुत कुछ क्लेम करते थे, बट कभी भी उन्होंने उसको एज अ वो नहीं प्रमोट किया, एज अ मेडिकेशन प्रमोट नहीं किया, उसको उन लोगों ने सिर्फ एज अ ड्रिंक ही प्रमोट किया। प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब एक एक्स आयुर्वेदिक कंपनी ने किसी को एज अ ड्रग प्रमोट किया था। इम्यून बूस्टर्स के नाम से आप कुछ भी चला लीजिए, जब तक वो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है आप उसको ट्रस्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे क्लियर कट गाइडलाइंस इशू की। वो तो कोरोना की दवाई भी निकाल दिए थे। जी बिल्कुल। तो वो बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है कि एंड सुप्रीम कोर्ट पे उस पे एक्शन लिया था कि आप उसको एज अ इम्यून बूस्टर प्रमोट करिए, बट एज अ ड्रग ट्रीटमेंट नहीं प्रमोट कर सकते।
मैं बता रहा हूँ सर, वो घी जो है वो मतलब बिल्कुल दानेदार घी है, रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे हैं उसके। एंड सबसे मतलब वो मतलब कभी मैं कर भी नहीं सकता, वो पूरा सुबह सुबह उठ के खाली पेट 1 चम्मच लेते हैं। एंड वो बोलते हैं कि वो पूरा जो इसोफेगस है, हमारा नली है, ये सारी चीजें लुब्रिकेट कर देते हैं। जी, हमारे पास अच्छी दवाइयां हैं जो लुब्रिकेट कर देंगी। ओके, सो पर्सनली अगर आपका सजेशन इस चीज के लिए नहीं है, मतलब घी इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर। यस, मैंने कहा कि जो हमें ज्यादा बड़ा कल्प्रिट मिल चुका है जो कि कार्ब्स हैं, रिफाइंड कार्ब्स हैं। ओके, सेकंड जो हमारे जो कल्प्रिट्स रहते हैं वो घी और ऑयल्स पे ही डिसाइड होंगे, लेकिन वो सेकंड कल्प्रिट है। फर्स्ट कल्प्रिट आज की डेट में रिफाइंड कार्ब्स हो चुके हैं। निश्चित तौर पे उनके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपने कहा, प्रोटीन फाइबर्स आर गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, दे आर गुड फॉर यू। एसेंशियल मिनरल्स हैं, एसेंशियल विटामिन हैं, ये आपके लिए गुड है। आपको इसी डायरेक्शन में ही काम करना है। अगर मैं अपने कई पेशेंट्स को एक कहानी सुनाता हूँ कि गेहूं और चावल इंसानों के लिए नहीं बनाए गए थे। गेहूं और चावल इंसानों ने इवॉल्व होकर के अपने लिए यूज करना शुरू किए, क्योंकि उन्होंने अकाल पड़ा, उन्होंने देखा फल फूल सब खत्म हो गए, जानवर खाने वाले खत्म हो गए, अब ये खाए क्या? देखे चूहे और पक्षी जिंदा हैं, कैसे दानों पे। इंसानों ने उन दानों की खेती करना शुरू कर ली। ये बेचारे जानवर जो थे, चूहे और पक्षी, ये लोग खा करके उड़ते और दौड़ते थे, हम इसको खा करके सोते हैं। ओके, मतलब इनको पचाने के लिए आपको उतनी ही मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो ये एडवर्स इफेक्ट करेगा। ओके सर, एक क्वेश्चन ये है कि पिछले 3-4 साल में देखा जाए, स्पेशली जो जिम करते हैं लोग, हैवी एक्सरसाइज, पुलअप्स, ये सारी चीजें, उनमें हार्ट अटैक की बड़ी दिक्कत आई है। एंड नॉट इवन दे आर सर्वाइविंग, वो बड़ी जल्दी से उनकी डेथ भी हो रही है। इवन नॉर्मल केसेस में देखा जाए 2-3 बार हार्ट अटैक आता है तो भी सर्वाइव करते हैं लोग, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हो पा रहा है। दो इसमें मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। पहली चीज़ तो हमारे अब आज की जो जब से जेनजी या मिलेनियल्स की हम बात कर रहे हैं, तो मिलेनियल्स की जो लाइफ स्टाइल थी वो अपने पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी अल्टर्ड हुई है, जिसकी वजह से एंड जो मैंने आपसे ऑफ द स्क्रीन जब मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने आपको कहा भी था कि स्ट्रेस लेवल आपकी प्रीवियस जनरेशन से कई गुना ज्यादा बढ़ चुका है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस, इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ द लाइफ, एंड विद द एंट्री ऑफ द सोशल मीडिया आप हर वक्त मार्केट में ही खड़े हैं, तो ये एक लेवल ऑफ एंजाइटी भी बढ़ा देता है। सर मैं यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट, मैं डॉक्टर जोगेश विशनदासानी को पिछले 20 साल से जानता हूँ। वी आर सेम इन द क्लास, हम सेम क्लास में पढ़े हुए हैं। मैं जानता हूं जब जयपुर में पढ़ रहे थे और उसके बाद जब रायपुर गए थे, आप बताते थे कंपटीशन के बारे में। जी जी जी, व्हाट यू आर फेसिंग इन कॉलेज एंड व्हाट यू आर फेसिंग एट प्रेजेंट इन द प्रोफेशनल लेवल। तो जब आपके लेवल पे इतना कंपटीशन हो रहा है जहाँ पे यूनिकनेस है, तो नॉर्मल लेवल पे तो क्या ही होता होगा। जी जी जी, तो लेवल ऑफ एंजाइटी और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर और शुगर जो रहता है आज की डेट में थोड़ा सा पुरानी जनरेशन के कंपैरिजन में जल्दी हो रहे हैं, ज्यादा भी हो रहे हैं, तो प्रिविलेंस बढ़ गया। और ऑनसेट का जो टाइमिंग था वो भी अब थोड़ा सा प्रीपॉन्ड हो गया और 10 साल पहले हो जा रहा है। पहले जो लोगों को डायबिटीज 45 की एज में पता चलती थी, वो आज की डेट में 30-35 की एज में हो ही जा रही है। अब हम ब्लड प्रेशर और शुगर के जो इंक्रीज है, एनहांसमेंट है, उसको कंसिडर केवल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो इवेंट हुए कार्डियक अरेस्ट के उसको ही केवल ध्यान दे रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज पे भी ध्यान देना है कि ब्लड प्रेशर और शुगर के भी रेट्स बढ़ गए हैं। इसकी वजह है कि फिजिकल एक्टिविटीज का लॉस हो रहा है, स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई, हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के हमारे पास में अब तरीके नहीं रहे, हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में जब ये सारे फैक्टर्स कोलैबोरेट करते हैं तो दे विल अल्टीमेटली लीड टू अ सिचुएशन कि जहां पे हार्ट अटैक आएंगे। तो इसलिए हार्ट अटैक भी अब बढ़ रहे हैं। दूसरा एक और पॉइंट है कि पोस्ट कोविड कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है जो मैं भी मानता हूं कि हमारे शरीर में क्लॉटिंग के जो तरीका है उसमें कुछ एनहेंसमेंट्स देखने को मिलते हैं। मैं बहुत बार यंग एज जो आप जिस कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स की आप बात कर रहे हैं, उनको जिनको हार्ट अटैक पड़ता है, मैंने उनकी एंजियोग्राफियां देखी की हैं। तो उनकी जब एंजियोग्राफियां मैंने करता हूं तो उनमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं मिलते, बल्कि क्लॉट मिलते हैं हमको कई बार। तो ये क्लॉट इतने ज्यादा क्यों बन रहे हैं, इसका रीजन बहुत हद तक क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। क्या ये कोविड का लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, या कोविड के समय पे जब कोविड था तब भी हमको ये पता था कि हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाती है, कोविड का इन्फेक्शन हाइपर कोगुलेबल स्टेट बन जाता है। बहुत सारी रिसर्चेस इस पर चल रही हैं कि पोस्ट कोविड बहुत बार अब ऐसे सिनेरियोस देखने को मिलते हैं कि वायरल इन्फेक्शन होता है और आप में शरीर में क्लॉट बनने की टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा भी इवेंट, माइनर से इवेंट भी अगर हार्ट में होता है, देन इट विल लीड टू अ ब्लॉक, एक मासिव अटैक, एंड इतना सारा क्लॉट रहता है कि वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने नहीं दे पाता है। दूसरा कारण ये मिलता है। तीसरी चीज क्या है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ द सोशल मीडिया आज हर एक चीज, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में अवेलेबल है। पहले आपको कोई भी चीज सूचना मिलती थी तो आपको प्रॉपर न्यूज के प्रोटोकॉल के तहत आकर के पता चलता था। आज की डेट में कोई देहरादून में किसी को हार्ट अटैक पड़ेगा तो भी आपको विद इन 24 आवर्स आप तक वो न्यूज पहुंचा दी जाएगी, जस्ट ऑन द क्लिक। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो नोटिफाई हो रही है डिजीजेस, ये भी ज्यादा हो रही है। पहले भी इवेंट्स होते थे बट अब उनका इंक्रीमेंट्स बहुत बढ़ गया है। ओके सर,
आज तक अगर मैं बोलूं कि आपके पास सबसे वियर्ड जो हार्ट रिलेटेड केस आया है वो कैसा आया है, और आप उससे रिलेटेड एज अ प्रिकॉशन क्या बोलेंगे नॉर्मल पब्लिक को जो देख रही है या फिर बाद में देखेगी? वी आर कंक्लूडिंग दिस सेशन। एक रहता है कि वियर्ड केसेस की अगर कैटेगरीज में रखा जाए तो निश्चित तौर पे जो वियर्ड कर सकते हैं वो प्रकृति नेचर से ज़्यादा वियर्ड कुछ नहीं होता है। ये तो हार्ट को कैसे इफेक्ट करता है? यस, जैसे कई बार बच्चों में कुछ कंजेनिटल बीमारियां रहती हैं, वो बहुत ही वियर्ड आ सकती हैं। उसके लिए मैं लोगों को सलाह दूंगा कि जब आप कंसीव करते हैं, प्रेगनेंसी रहते हैं, तो 20वें हफ्ते में एक टारगेट स्कैन जब आप कराते हैं तब आप एक इवन फीटल इको भी करा लें, ये देखने के लिए कि क्या बच्चा जब डिलीवर होगा तो क्या वो उसके हार्ट में ऐसा कंडीशन तो नहीं है कि जो उसके सर्वाइवल पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मैं उसके लिए एक सजेशन आपको देना चाहूँगा। दूसरा जो मैंने जो देखा है कि आमतौर पे जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो आप अपनी हिस्ट्रीज पूरी नहीं बताते हैं। हिस्ट्रीज पूरी ना बताना अपने आप में एक प्रॉब्लम्स रहती है। आपको चाहिए कि आपको अपनी हर एक प्रॉब्लम पूरी क्लियरली बतानी चाहिए। मैंने एक अभी यंग 24 ईयर मेल देखा था, उसको हार्ट अटैक पड़ा था और हार्ट अटैक में इतना क्लॉट था और मैं उसकी जब हार्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था तो नीचे की कई नसें बंद थी उसकी। तो वो नसें बंद होने का कारण मुझे समझ में नहीं आया था। मुझे लगा कि पता नहीं मेरे टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था क्योंकि मैं एक तरफ उसकी जान को खतरा था, दूसरी तरफ उसके हम एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो समहाउ पेशेंट वॉज सेव्ड। मैंने कहीं ना कहीं से एक्सेस कर लिया, टाइमली इंटरवीन हो गया, थैंकफुली पेशेंट बच गया। रेट्रोस्पेक्टिवली जब मैंने उसकी हिस्ट्री निकाली तब उस समय मुझे पता चला कि उसको पहले पैर में भी थक्के बनने की समस्याएं थी और उसके लिए उसको वेरिकोज हो रहे थे और वो उसने शेयर नहीं किया हमको और उसने वेरिकोज के लिए एक ऑपरेशन करा लिया था। तो अब मुझे ये लगता है कि आप अपनी यंग एज एमआई इतना 24 साल के लड़के को अगर हार्ट अटैक हो जाए तो मेरे हिसाब से आपको अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। मीन्स आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको अपना पूरा हिस्ट्री बताना चाहिए, आपका क्या क्या हुआ था और क्या क्या आप किसी भी चीज़ के लिए हॉस्पिटल कभी भी आपने एडमिट हुए ना, आपको बताना है। यू हैव टू टेल देम कि ये क्यों हुआ था और आपने कोई ट्रीटमेंट लंबा समय लिया है वो जरूर बताइए। हम सर्दी जुकाम में आपके इंटरेस्टेड भले ही नहीं रहेंगे, लेकिन अगर जैसे मैं अपने हृदय विभाग के लिए मैं अपने हृदय की बीमारियों के संबंध में ही ज़्यादा इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ कि कोई भी लॉन्ग टर्म जो बीमारी का जिसका आपने इलाज लिया है, क्या इलाज लिया है और कोई चीज़ के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ये सारी हिस्ट्रियाँ हमारे लिए रिलेवेंट है। हम उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट प्लान भी कर सकते हैं और आने वाली अड़चनों को भी देख सकते हैं। ओके, सो थैंक्स अ लॉट सर इस शानदार सेशन के लिए। एंड एट लास्ट कंक्लूजन निकाल रहा है, सो क्या बोलेंगे व्यूअर्स के लिए सर एट लास्ट? क्या कहते हैं, एक तो अच्छा खाइए, अच्छा सोइए और अच्छा हृदय रखिए। ये किन्हीं तीनों चीज़ों पे ही निर्भर करेगा। ओके, सो दोस्तों ये था एक शानदार सेशन डॉक्टर जोगेश विशनदासानी के साथ। जो भी आप सब इनसे कंसल्ट करना चाहते हैं, सो सेकेंड लास्ट शुक्रवार शहडोल में रहते हैं आप और कमिश्नर ऑफिस के सामने परमानंद हॉस्पिटल है, वहाँ पे इनके लिए इन्फॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल रहती है कब आने वाले हैं और ये यहीं पे बैठ के ओपीडीज लेते हैं। आप यहाँ पे कभी भी मिल सकते हैं इनसे। एंड ये एक शानदार सेशन था जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए डॉक्टर जोगेश विशनदासानी ने। आई होप बहुत सारी डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड इन केस आपके पास और भी डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके कभी भी इनसे कंसल्ट कर सकते हैं। और ये यहाँ पे कब आते रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन शैडो डायरीज पर भी आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।